हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज अपना लास्ट लेक्चर है नाइट्रोजन फैमिली का और इसी के साथ में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली में। लास्ट अभी तक आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी या नोट्स आपने पढ़े होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा, सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है ना, वही अपन को डिस्कस करने हैं। आइए पढ़ते हैं और इसी के साथ में अपन ऑक्सी एसिड्स को वापस एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अपन नेम की बात करते हैं। तो नेम लिखने का अपन ने एक तरीका डिस्कस किया था। यहाँ पे अपन को पता होगा कि H3PO4 जो है वो फॉस्फोरस एसिड है, पेरेंटिक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा? पेरेंटिक एसिड। ठीक है ना। और पेरेंटिक एसिड के एक में से एक ऑक्सीजन जाएगा, पेरेंटिक एसिड के एक में से एक ऑक्सीजन जाएगा तो बनने वाले के लिए H3PO3, इसके लिए क्या बोलेंगे अपन? पेरेंटस एसिड। ये अपन ने पी ब्लॉक पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था। ठीक है ना, पेरेंटस एसिड इसको अपन नाम देंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फोरस एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फोरस एसिड हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं H3PO3 की। अब इसमें से एक ऑक्सीजन और गया, एक ऑक्सीजन और गया तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? H3PO2, जिसका नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब देखो याद आ रहा है आपको, पेरेंटिक एसिड, पेरेंटस एसिड। अब यहाँ से जितने भी नाम डिराइव होंगे उन सब के लिए अपन अस सफिक्स यूज करेंगे और यहाँ से जितने भी नाम डिराइव होंगे उन सब के लिए अपन एक सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे ये तो हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन गया तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में से एक ऑक्सीजन गया तो बन गया क्या? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। कौन सा बन गया बेटा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये हाइपो। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में याद करो कि एक में से एक वाटर जाएगा। यहां पे ध्यान दें, H3PO4 लिया और इसके एक में से एक वाटर जाएगा या N में से N वाटर जाएंगे तो बनने वाले के लिए HPO3 क्या बोलेंगे? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फिर देखें यहाँ पे इसके 2 मोल में से 1 मोल वाटर जाएगा। दोनों के लिए कॉमन डेफिनेशन अपन लिखेंगे। इसके 2 मोल में से 1 मोल वाटर जाएगा तो बनने वाले के लिए पायरो या डाई वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H4P2O7। याद आ रहा है? क्वेश्चन दिया था आपको इसी फॉर्मेट में, क्वेश्चन भी दिया था मैंने, H4P2O7। और वहां पे बात करें तो यहाँ बन जाएगा H4P2O5। ठीक है, वही। फिर इसमें अब देखो पेरेंटिक का डायरेक्ट हाइपो बन नहीं सकता क्योंकि पेरेंटिक में से एक ऑक्सीजन जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? अस एसिड बन जाएगा, पेरेंटस एसिड बन जाएगा। तो अगर अपन को हाइपोइक एसिड बनाना है तो अपन क्या करेंगे? डाई वाले में से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे, डाई वाले में से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो H4P2O6 ये अपन को एसिड मिलेगा और इस एसिड का नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए तो नाम डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले H3PO4। H3PO4 का नाम क्या बोला गया बेटा? ऑर्थो क्यों बोला? वो पेरेंट एसिड जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन होती है मिनिमम, उसको अपन ऑर्थो प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आ गए अपन किस पे? H3PO3 पे। अब इसके 2 नाम है यहाँ पे। ठीक है ना, 2 नाम समझना। एक नाम तो हो गया अपना इसका ऑर्थो, वही 3 हाइड्रोजन है पेरेंट के अंदर, इस वजह से ऑर्थो, और फॉस्फोरस एसिड। ठीक है ना। एक और इसका नाम है फॉस्फोनिक। एक तो होता है फॉस्फोनिक एसिड और एक होता है फॉस्फीनिक एसिड। तो अपन इसको बोलते हैं क्या है? फॉस्फोनिक एसिड। वो क्यों आया? इसके स्ट्रक्चर की वजह से आया था, डिस्कस किया था अपन ने, टोटोमराइजेशन हुआ था इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं H3PO2। H3PO2 ये इस एसिड का नाम क्या है अपना? ऑर्थो नहीं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड।
हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसका एक और नाम अपन ने क्या पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर भी टोटोमराइजेशन होता है, इसलिए इसका नाम हो गया बेटा फॉस्फीनिक एसिड। फॉस्फीनिक एसिड। नेक्स्ट उसके बाद में और नाम पे आते हैं अपन, तो अपने पास क्या था, एक HPO3 होल N, क्योंकि जितने भी मेटा एसिड है वो सब किस फॉर्म में मिलते हैं, मेटा फॉर्म में मिलते हैं। तो HPO3 होल N का नाम क्या हो गया, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अपने पास है H4P2O7। H4P2O7 का नाम क्या लिखा था अपन ने, डाई या पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। और एक और क्या है अपने पास में यहाँ पे, H4P2O5। और इसका क्या नाम लिखेंगे अपन, डाई या पायरो फॉस्फोरस एसिड, ये इस एसिड का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉस्फोरिक की 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, +5 होगी, ठीक है ना। एक में से एक ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 से कमी आएगी, और 2 से कमी आएगी तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी, सिंपल है। उसके बाद में हाइपोअस कब बनाया था, जब अस में से एक ऑक्सीजन गया था, तो यहाँ पे अपन वर्ड इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +1, क्योंकि फिर एक ऑक्सीजन कम हो गई और ऑक्सीजन के कम होने पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 से कम हो जाती है। आ जाइए नेक्स्ट, मेटा एसिड। मेटा बनता है वाटर निकलने पर, और वाटर के निकलने पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए यहाँ +5 तो यहाँ पे भी +5, ठीक है ना। फिर मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, H4P2O7, ये डाई फॉस्फोरिक या पायरो, ये भी वाटर निकलने पे बनता है, पर वाटर निकलने पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपके पास नाम डाई या पायरो फॉस्फोरस एसिड। फिर वही ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पानी अस से निकला है तो अस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे +3। समझ में आ गया होगा, ये नेम हो गया अपना, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नेक्स्ट बात आते हैं, फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर, अस एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इक एसिड के जो स्ट्रक्चर है, इनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है, P≡O≡OH। और ये अपन को ध्यान रखना है जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ H3PO4 का स्ट्रक्चर, तो मुझे क्या करना है बेटा, एक P≡O बनाना है, फिर OH बनाना है, फिर 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो कितने OH जोड़ दूंगा, 2 OH जोड़ दूंगा। ये बन गया अपना H3PO4। नेक्स्ट इसके बाद में आ गए अपन H3PO3 पे, तो वही सबसे पहले क्या करेंगे अपन, P≡O बनाएंगे, OH बनाएंगे, 2 वैलेंसी फ्री है, हाइड्रोजन अपने पास 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो पहले क्या बनाएंगे, एक OH बनाएंगे, उसके बाद एक H बनाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं H3PO2 की, तो फॉस्फोरस लिया अपन ने और इस पे लगा दिया क्या, O, और OH तो आएगा ही आएगा। अब क्या बचा, कोई भी ऑक्सीजन नहीं बच रही है, क्योंकि H3PO2 की 2 ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है, और पर 2 हाइड्रोजन बच रही है, और ये दोनों हाइड्रोजन सीधे सीधे आके जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें अपन H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +5 और +3, ठीक है ना। तो अपना जनरल रूल क्या कहता है कि PP लिंकेज होगा अगर मैक्सिमम से कम होगी, और मैक्सिमम है तो PP लिंकेज होगा, POP लिंकेज होगा, तो यहाँ POP लिंकेज बना दिया, यहाँ PP लिंकेज बना दिया। ये एक्सेप्शन था उस रूल का, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, POP लिंकेज आ गया। अब सब पे क्या जोड़ना है, एक O, OH, OH, O, OH, OH,
डबल बॉन्ड O OH। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो चार ऑक्सीजन, पांचों की 5 ऑक्सीजन यूज हो चुकी है, कोई भी ऑक्सीजन बची नहीं है, तो कोई OH लिंकेज नहीं आएगा, सिर्फ H और H आएगा। यहाँ पे भी कितने अब हाइड्रोजन बची है, 6 है, 6 में से 4 यूज हो चुकी है, 2 ऑक्सीजन बची है, 2 हाइड्रोजन बची है, इसलिए 2 OH यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन यूज हो गई, तो अपने पास 2 ऑक्सीजन बाकी है, 2 हाइड्रोजन बाकी है, इसलिए यहाँ पे एक OH यहाँ आ जाएगा, दूसरा OH यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गए अपने स्ट्रक्चर। अब इसमें एक और बचता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड, यही वाला HPO3 होल N वाला। देखें HPO3 होल N की बात कर रहे हैं, तो N ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कौन सा स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक फॉर्म याद आ गई होगी आपको। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, H3P3O9, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 है, तो POP लिंकेज बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है ना, रिंग बन गई, सब पे डबल बॉन्ड OH जोड़ते चले जाएंगे, और डबल बॉन्ड OH जुड़ते ही ये हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, H3P3O9 ये स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया है। अब बात करते हैं बेसिसिटी की, तो जितनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होती है वही उसकी बेसिसिटी होती है। हाइड्रोजन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड है वो आयनाइजेबल होती है, आयनाइजेबल होती है तो NaOH से न्यूट्रलाइज होती है। तो यहाँ पे देखें इस चीज़ को, H3PO4 पे आ जाते हैं, कितनी हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ी है, 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी, 3 बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 ही जुड़ी है ऑक्सीजन से डायरेक्टली, ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है, तो यहाँ पे बेसिसिटी 2 हो जाएगी। यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली जुड़ी हुई है वो कितनी है, 1 है, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि NaOH कितने चाहिए, इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल NaOH चाहिए, इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल NaOH चाहिए, इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मोल NaOH चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, अब आपके दिमाग में आना चाहिए फटाफट से, कितने OH है, 2, तो बेसिसिटी 2, कितने OH है, 4, तो बेसिसिटी 4, कितने OH है, 4, तो बेसिसिटी 4। यहाँ पे देखें इन जनरल फॉर्मूला, जो भी हाइड्रोजन होगी वो किससे बॉन्डेड होगी, ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगी, तो सारी की सारी हाइड्रोजन क्या होगी, आयनाइजेबल होगी, और आयनाइजेबल होगी इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जितने H नज़र आ रहे हैं वो सबके सब क्या होंगे, सबके सब क्या होंगे, उसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने H होंगे, NH होंगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, N हो जाएगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक OH, रिक्वायरमेंट ऑफ OH माइनस। ठीक है ना, तो इसको कंप्लीट करिए, फिर अपन इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जल्दी से कंप्लीट करिए फटाफट। तो बेसिसिटी अपनी इसकी कंप्लीट हो गई है, नेमिंग कंप्लीट हो गई है, स्ट्रक्चर ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, अब अपन इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन वैसे बहुत सारी जगह अपन ने इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, फिर भी और ढंग से रिएक्शंस को वापस देखिए। एनसीईआरटी के अंदर क्या इन लोगों ने ये बदमाशी करते हैं एनसीईआरटी वाले, इन्होंने क्या कर रखा है ना, एक टेबल बना रखी है, टेबल में छोटे छोटे पॉइंट लिख रखे हैं। बच्चा जनरली उस टेबल पे ध्यान देता नहीं है और ये लोग क्वेश्चन वहीं से पूछ लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए टेबल को एक एक पॉइंट में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। देखना भाई, अपन प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन में अपने पास है H3PO4। ठीक है ना, H3PO4 कई बार बनाया है, कई अलग अलग तरीक़ों से बनाया है। जैसे P4O10 ले लिया, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक बार अपन पूरे रिएक्शंस देख लेते। PCl5 लिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, ऐसे ही POCl3 लिया। कहने का मतलब है जितने भी कंपाउंड ले सकते हो आप, POCl3, जितने भी कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है ना, वो सब कैसे भी करके क्या देंगे, H3PO4 देंगे। या और देखें, अस एसिड 3 पुलिस 1 चोर याद है, H3PO2, इनको हीट कर दो। ये सब कैसे भी करके क्या देंगे अपने को, फॉस्फोरस एसिड नहीं देंगे, क्या देंगे, फॉस्फोरिक एसिड देंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देंगे। देखते जाओ, यहाँ पे H3PO4,
क्योंकि यहाँ +5, यहाँ +5, यहाँ +5, तो H3PO4 साथ में क्या PH3, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो +5, तो यहाँ पे वही H3PO4 साथ में क्या PH3, फिर यहाँ पे +3, तो यहाँ पे अस एसिड है ना बेटा, अस एसिड को हीट करने पे क्या मिलता है, एक एसिड मिलता है और साथ में एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट मिलता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट अपन कैसे याद रखते हैं, 3 पुलिस 1 चोर, है ना, उसी से याद रखेंगे। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला 3 पुलिस। देखें यहाँ पे फिर H3PO4 अगेन और साथ में क्या PH3 गैस है बेटा, उड़ जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अपन को H3PO4 मिल जाएगा। ये H3PO4 बनाने की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट देखें अपन, चलते हैं H3PO3 पर। H3PO3 बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका, क्या ले सकते हैं अपन, P4O6 ले सकते हैं या अपन PCl3 ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन वाटर से करा दें, मतलब फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाले कंपाउंड ले लें और उनका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो अपने को प्रोडक्ट H3PO3 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, H3PO3 और Cl के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में चलते हैं अपन H3PO2 फॉस्फोरस एसिड बनाने जा रहे हैं। इस रिएक्शन को करीबन 4 बार पढ़ा है अपन ने, है ना, ये 5वीं बार पढ़ा रहा हूँ मैं रिएक्शन। वाइट फॉस्फोरस, याद करो, वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH के साथ में कराएंगे और इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, याद आई, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में रिएक्शन होगी, याद करो। P4 ऐसे कुछ मैकेनिज्म पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। ये अलग, यहाँ -3 प्लस, तो P का +1 वाला, P का -3 वाला प्रोडक्ट H+ जुड़ेगा, बन जाएगा क्या PH3OH- जुड़ेगा और पानी रहेगा साथ में, तो बन जाएगा H3PO2, याद आ रहा होगा। मोनो बेसिक है, NaOH डालेंगे तो पहले तो बनेगा क्या NaH2PO2, इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो अपना NaH2PO2 और साथ में क्या मिलेगा, PH3 मिलेगा। अब देखो ये अभी सॉल्ट मिला है, अपन को एसिड बनाना है, तो इसके अंदर क्या डाल देंगे बेटा, H+ डाल देंगे और H+ डाल देंगे तो बन जाएगा क्या H3PO2। ये बन गया अपना ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, आ जाओ, डाई फॉस्फोरिक एसिड बनाने चलते हैं। देखें H4P2O7 बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डाई या पायरो। डाई या पायरो तो अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, पायरो का मतलब होता है गर्म करना, ठीक है ना। पायरो का मतलब क्या है, गर्म करना। तो जब अपन 2 मोल लेंगे किसके, H3PO4 के पेरेंटिक एसिड के, गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा और पानी उड़ेगा साथ में क्या बन जाएगा बेटा, H4P2O7, ये पानी उड़ गया। बहुत सिंपल सा तरीका है बनाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, नाम से ही चल रहा है ना पता, डाई या पायरो, और पायरो का मतलब क्या, गर्म करना। तो 2 मोल लेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या उड़ता है, पानी उड़ता है, तो बन जाएगा क्या H4P2O7। और देखो नेक्स्ट, इसके बाद है अपने पास में H4P2O5, ये समझो भाई प्रोडक्ट, ठीक है। अभी इसका नाम क्या है, डाई या पायरो। तो सर आपने तो बोला डाई या पायरो है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 मोल ले लो सर आप तो H3PO3 के और इनको क्या कर दो, गरम कर दो, तो बन जाएगा क्या H4P2O5 बन जाएगा। पर नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये +3 अस एसिड है और अस एसिड हीट करने पे डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, इस वजह से इस तरीके से इस एसिड को नहीं बनाएंगे। तो अपन क्या करने जा रहे हैं, दूसरा तरीका देखो, H3PO3 लिया और PCl3 ले लिया, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा H4P2O5 और साथ में क्या HCl,
कैसे बना, ये है इसको समझने का तरीका, बहुत सिंपल सा। देखना, ये लिया अपन ने, देखो स्टार्टिंग समझना, PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाया तो बना क्या, H3PO3, साथ में क्या, HCl, ठीक है ना। अब H3PO3 के 2 मोल में से कन्वर्ट होने पर मिलता है क्या, H4P2O5 और साथ में क्या, H2O। तो समझना कि H3PO4 में से वाटर गया और वाटर गया और उसने हाइड्रोलिसिस किया किसका, PCl3 का। तो PCl3 के हाइड्रोलिसिस पे जो वाटर आया वो कहाँ से आया, H3PO3 से आया। तो H3PO3 का वाटर कम हो गया और वाटर कम हो गया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, H4P2O5 बन गया। समझ में आई बात? फिर से ढंग से सुनना, मुझे क्या करना है, H4P2O5 बनाना है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना था, यहाँ से वाटर हटाना था। तो वाटर हटाने के लिए मैं हीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये अस एसिड है और अस एसिड हीट करने पे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि H3PO3 लेऊंगा, क्या लेऊंगा, H3PO3 लेऊंगा, PCl3 डालूंगा, PCl3 को वाटर चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये OH हटाने का काम करता है, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है, PCl3 डालो तो Cl लगाते जाओ, OH हटाते जाओ, Cl लगाते जाओ, OH हटाते जाओ। तो OH हटाएगा कौन, PCl3। इस तरीके से बन जाएगा H4P2O5। चलिए नेक्स्ट देखें, अपने पास है इसमें एक और H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन की, ये सिर्फ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कहीं और लिखी हुई नहीं है। देखें आप यहाँ पे H4P2O6 की बात कर रहे हैं तो अपन ने लिया रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH के साथ कराई। तो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से क्या बनता है, Na4P2O6, ठीक है ना। और इसमें H प्लस डाल दिया तो बन गया H4P2O6। और बैलेंस अगर रिएक्शन करेंगे तो साथ में बनेगा P2H4। बैलेंसिंग करेंगे ना इस रिएक्शन की तो साथ में बनेगा P2H4। अब इसको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या लिया अपन ने, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, दिख रहा है। तो रेड फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर में आपको PP लिंकेज दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये PP लिंकेज, ये PP लिंकेज। तो PP लिंकेज वाले ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। PP लिंकेज वाला जैसे अपन H4P2O6 देखते हैं ना तो PP लिंकेज आता है, P2H4 देखते हैं तो PP लिंकेज आता है। तो इसको याद रखने का यही तरीका है कि रेड फॉस्फोरस में PP लिंकेज है और प्रोडक्ट में भी PP लिंकेज है, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है रिएक्शन के पीछे, कि फॉस्फोरस मतलब आपने लिया नॉन मेटल। क्या लिया बेटा, नॉन मेटल। और नॉन मेटल की जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, ठीक है ना। जैसे वाइट फॉस्फोरस की NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बनता है क्या, NaH2PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड और साथ में PH3। वो डिस्प्रपोर्शनेशन वाली जो रिएक्शन वाइट फॉस्फोरस जस्ट स्टेप इससे पहले जो पड़ी थी, तो यहाँ पे भी वही रिएक्शन है। रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन जब NaOH से करवाते हैं तो यहाँ पे अपने को मिलेगा क्या, Na4P2O6 जहाँ पे +4 और P2H4 -2। तो डिस्प्रपोर्शनेशन ऑब्वियसली बात है, नॉन मेटल प्लस NaOH डिस्प्रपोर्शनेशन। प्रोडक्ट कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल सा, रेड फॉस्फोरस में PP लिंकेज है और प्रोडक्ट में भी कौन से लिंकेज है, PP लिंकेज है, ठीक है। तो ये यहाँ से अपना कंप्लीट होता है कौन सा, NaH4P2O6 वाला। अब लास्ट रिएक्शन अपनी बचती है मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाने की। तो आ जाओ कंप्लीट करते हैं, फिर इसके मेन पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज़ वाले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अपन बनाने जा रहे हैं HPO3 होल N। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या लिया मैंने, H3PO3 लिया, इसकी रिएक्शन मैंने Br2 से करा दी, ठीक है ना। और सील्ड ट्यूब के अंदर इसको हीट कर दिया। सुनना रिएक्शन क्या होगी, Br2 H3PO3 को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हो गया कि खुद का रिडक्शन कराएगा। तो
रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ब्रोमीन क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन खींच लेगा, और हाइड्रोजन खींचेगा तो बन गया क्या, HPO3, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म, और साथ में क्या, HBr। डिफरेंस समझ में आया? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। Br2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपन ने रेडॉक्स की जब लिस्ट पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा था, अभी प्रॉपर्टीज में और वापस आ जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Br2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है या तो वो उसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ दे या उससे हाइड्रोजन खींच ले। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन खींच लेगा। हाइड्रोजन खींचेगा तो ये बन जाएगा HPO3, और ये खुद क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा क्या, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब आ जाते हैं अपन प्रॉपर्टीज पे, लास्ट है, ठीक है ना, और इसी के साथ अपना नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, तो मेन दिक्कत ये है कि H3PO3 H3PO2 इन दोनों में होते हैं कौन से बॉन्ड, पीएच बॉन्ड। और पीएच बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। वीक होता है तो जल्दी टूटता है, और जल्दी टूटता है इस वजह से ये होते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से एजेंट होते हैं ये, रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझना H3PO3 और H3PO2 के अंदर पीएच बॉन्ड है। पीएच बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, जहाँ जहाँ पीएच बॉन्ड वो सब वीक होते हैं तो वो इजीली हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन जो है दूसरे का रिडक्शन करने का काम करता है। इसका मतलब जहाँ ये होंगे वहाँ दूसरे का रिडक्शन होगा, इनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इस तरीके से ये बन जाएंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे रिएक्शन समझना, अपन ने लिया AgNO3, साथ में लिया अपन ने H3PO3, और साथ में लिया अपन ने क्या, वाटर। तो Ag+1 लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल तो वैसे ये तो नोबल फॉर्म में रहना चाहते हैं, सिल्वर 0 की फॉर्म में रहना चाहता है, तो सिल्वर अपना करवाएगा रिडक्शन। ये बैठ गया साहब नीचे, यहाँ बन गया HNO3, और ये जो ऑक्सीजन थी वो इसको ये कंज्यूम कर लेगा, और कंज्यूम करके बना लेगा क्या, H3PO4। तो ये जितने भी H3PO3 और H3PO2 है ये ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं, H3PO4 देते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी मेजर प्रॉपर्टी है कि H3PO3 और H3PO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पीएच बॉन्ड होता है। और देखें एक और प्रॉपर्टी इनके एसिडिक नेचर, जो कि डाउटफुल होता है मैक्सिमम केसेस में, समझना, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है वो, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जो है वो H3PO2 का ज़्यादा होता है H3PO3 से, और H3PO3 का ज़्यादा होता है H3PO4 से। बाकी सब में तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होता है, पर ये एक ज़बरदस्त एक्सेप्शन है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर होता है टोटोमराइजेशन, और सबसे ज़्यादा टोटोमराइजेशन होता है किसके अंदर, H3PO2 में। और जितना ज़्यादा टोटोमराइजेशन होगा सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, इस वजह से इसकी H+ देने के बाद में स्टेबल होने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए H3PO2 मोस्ट एसिडिक है इन तीनों के अंदर। ऐसे ही अगर मैं एक और ऑर्डर बनाऊं किसका, रिड्यूसिंग नेचर का, तो जिसके पास जितने ज़्यादा पीएच होंगे उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं H3PO2 और H3PO3 और H3PO4 है ना, ये तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं। पर कंपेरेटिव बात करें तो ये सबसे पीछे आएगा। पर ये सबसे आगे क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर 2 पीएच बॉन्ड है और इसके अंदर एक ही पीएच बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये मेजर प्रॉपर्टीज जो कि एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है या किसी भी एग्जाम के अंदर पूछी गई है उससे रिलेटेड अपन ने सारी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अपना नाइट्रोजन फैमिली वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन अपन चैप्टर कंप्लीट होने पर करेंगे। जो एक्सरसाइज के लास्ट में दिए होते हैं ना, चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज फॉर्मेट में, वो अपन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ
उन क्वेश्चंस को करिए, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करिए, बिल्कुल बिंदास पूछिए, बिना झिझक के पूछिए। चलिए कंप्लीट होता है चैप्टर, नोट करिएगा पॉइंट्स को, बाकी मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।